गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श लचेटा। आपका स्वागत करता हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 7वें लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एक्साइटेड होंगे आज के नए टॉपिक्स कवर करने के लिए। अभी तक 6 लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड चैप्टर का हम मैक्सिमम पार्ट कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमें उसे ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, एक या दो टॉपिक बचेंगे जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में विद क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगा। पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे आज जो अभी तक हमने पढ़ा है, ताकि एक लिंक अच्छी बन जाए जो पुराने टॉपिक्स थे और जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बीच में। सो लेट्स रिवाइज। अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेना, आप भी रिवाइज करेंगे पढ़ते हुए तो आपको रिटेन करने में आसानी होगी। सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रेटजिक एनालिसिस। स्ट्रेटजिक एनालिसिस क्या होता है कि जो आपकी मैनेजरियल प्रिपरेशन करनी होती है उसके लिए आपको एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। जो आपके आसपास का बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको पूरा समझना जरूरी होता है। उसके लिए कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं वो पढ़े थे, 7 फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमने देखे थे कि स्ट्रेटजिक एनालिसिस करने के लिए कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना जरूरी है। फिर हमने देखा था रिस्क कितनी तरह की होती है, एक्सटर्नल रिस्क, इंटरनल रिस्क, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। नीचे जो अपना इंटरनल रिस्क है उसके लिए मैंने स्विगी जोमेटो का आपको एग्जांपल दिया था। उसके बाद हमने देखा था फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटजिक एनालिसिस क्या है, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कंसिडर करेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस करते वक्त, यानी बाहरी इन्वायरमेंट का एनालिसिस करते वक्त, और इंटरनल के लिए भी। उसके बाद हमें क्या मिलने वाला है उससे, वो भी सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। फिर हमने देखी थी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस, कि पहले भैया एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हमको स्ट्रेटजीज मिलेगी, उसमें से एक चूज करेंगे, उसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे और बाद में हम रिव्यू करेंगे प्लानिंग से लेके अभी तक की पूरी प्रोसेस को। उसके बाद हमने देखा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस, सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी बिजनेस इन्वायरमेंट बनाता है, और वो हमारे बिजनेस डिसीजंस पे, बिजनेस ऑपरेशंस पे और काफ़ी सारी बिजनेस की गतिविधियों पर असर डालता है। उसको स्कैन करने के बाद, यानी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, इसको समझने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा वो हमने एक एक करके एक एक पॉइंट्स डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमें पता चलेगी कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेड्स क्या हैं। फिर हमें पता चलेगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्शन जो है उसकी ग्रोथ की तरफ है या नहीं है। फिर कंटिन्यूस लर्निंग कर पाएंगे, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को बार बार समझेंगे तो हम कनेक्ट कर पाएंगे उन चीज़ों से, हमारी इमेज बना पाएंगे, हमारी एक सेंसिटिविटी दिखा के कि हम हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को काफ़ी सेंसिटिवली डील करते हैं। फिर मीटिंग कंपटीशन, इसके लिए स्विगी जोमेटो और शार्क टैंक वाला हमने एग्जांपल लिया था। फिर हमने पढ़ा था माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, आपका छोटा बिजनेस का दायरा जो आपको रेगुलरली और डायरेक्टली असर डालता है आपके बिजनेस पर। उसके कुछ फैक्टर्स देखे थे। साथ ही साथ हमने देखा था मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट कौन सा, जो कि आपके बिजनेस फर्म के बाहर का दायरा है लेकिन आपके बिजनेस पे असर जरूर डालता है। उसको एनालिसिस करने का टूल क्या था, पेस्टल। साथ ही साथ ये जो आपका जो मैक्रो एनवायरनमेंट है ना, ये आपको इम्पेक्ट करता है लेकिन आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, कि भाई सरकार बदल गई है आपके हाथ में नहीं, गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले ले वो आपके हाथ में नहीं। आप बस उसे एनालिसिस करके अपनी स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर हमने बिजनेस प्रोडक्ट देखा था, अरे भाई जो बेचना है उसकी बात करी थी हमने, कि सर्विस दे रहे हैं, फिजिकल गुड है या एक्सपीरियंस है, उसके बारे में जानना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानना कि टेंजिबल है इनटेंजिबल है, उसकी प्राइस क्या है, प्राइस डायनामिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें सीखी थी। उसके बाद हमने देखी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये जो आपका बिजनेस प्रोडक्ट है ना, इसको आपके बिजनेस की जो सेल्स है उसको एक तरफ रख के, और कितने टाइम से ये बिजनेस की सेल्स चल रही है उसको बांटना, और फिर देखना कि आप कौन से स्टेज पे हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज पे, क्या आपने प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है, या ग्रोथ स्टेज पे बढ़ रहा है, मैच्योरिटी स्टेज पे यानी स्टेबलाइज हो गया है, और डिक्लाइन स्टेज पे यानी सेल्स गिरने लगी है कोई नए प्रोडक्ट के लॉन्च के कारण या किसी और अन्य कमी के कारण। ये चारों स्टेज हमने अच्छे से डिटेल में समझे थे, अच्छे नए एग्जांपल्स लेकर। उसके बाद हमने देखा वैल्यू चेन एनालिसिस, कि ये हमारा बिजनेस है, इसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है। हर एक्टिविटी आपके बिजनेस प्रोडक्ट में क्या एडिशन और क्या सब्सट्रैक्शन करती है, आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ाती है या घटाती है, ये सीखा था। इसके लिए भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो बिजनेस में रोज़मर्रा के टाइम पे होती है, डेली ऑपरेशंस में होती है। और फिर हमने देखी थी सपोर्टिव एक्टिविटीज़, कि ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ तब तक स्मूथली कंडक्ट नहीं करवाई जा सकती जब तक ये सपोर्टिव एक्टिविटीज़ ना हो। इनकी एक बार रीडिंग अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसके बाद ही आप इधर लिंक कर पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहला इंडस्ट्री इन्वायरमेंट एनालिसिस, कि आपकी जो इंडस्ट्री होती है ना, मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री का मतलब क्या है। जब एक ही प्रोडक्ट में या एक पर्टिकुलर सर्विस में या एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की जब अलग अलग फर्म्स होती है, उन सभी फर्म्स को अगर एक साथ नाम दूँ तो वो इंडस्ट्री कहलाती है। अब वो इंडस्ट्री का काम क्या होता है कि ये जो है ना,
सारे लोग हैं मिलकर इनका एक दूसरे पे असर आता है, तो वो समझना है कि क्या इम्पेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। उसके लिए हमें कुछ टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, जो कि माइकल पोर्टल ने 5 फोर्सेस बताए हैं कि एक इंडस्ट्री के डायनामिक्स आपको समझने हैं तो ये 5 चीज़ें समझना ज़रूरी है। सबसे पहला है कंपटीशन, दूसरा है द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, यानी नए लोग बिजनेस में आएंगे, सप्लायर बार्गेनिंग पावर, कंज्यूमर बार्गेनिंग पावर, साथ ही साथ थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। सबसे पहले हम देखेंगे द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ऐसे लोग, मान लीजिए ये आपकी इंडस्ट्री थी, आप कुछ एग्जिस्टिंग बायर्स से, एग्जिस्टिंग सेलर्स से, अब क्या हुआ कि बिजनेस अच्छा चल रहा है ये देखकर कुछ नए लोग भी मार्केट के अंदर आ जाते हैं, उसका क्या असर आने वाला है वो समझना है इसमें। सबसे पहले न्यू एंट्रेंट्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कॉम्पिटिशन बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी एंड प्रोडक्ट रेंज। अब बात समझिए कि ये आपकी इंडस्ट्री है, इसके अंदर कुछ फर्म्स थी वो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बेच रही थी। इसके लिए एक सोसाइटी का एग्जांपल लूँ कि एक सोसाइटी में एक किराना की दुकान थी, मान लीजिए अब एक और किराना की दुकान खुल जाए, तो वो जो नया वाला है ना वो न्यू एंट्रेंट है। अब उसके आने के कारण क्या होगा कि अब लोगों के पास क्या रेंज बढ़ गई कि ये एक तरह के प्रोडक्ट्स रखता होगा, तो इसने खुद को अलग रखने के लिए कुछ और भी प्रोडक्ट्स ऐड करे होंगे, तो प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ गई सबसे पहले। साथ ही साथ क्या हुआ होगा कि कंपटीशन बढ़ गया कि अब ये कंज्यूमर्स डायरेक्ट इसी के पास नहीं आएंगे, दो में से अच्छा चूज करके उनके पास जाएंगे। तो ये न्यू एंट्रेंट्स के कारण क्या होता है कि इंडस्ट्री के डायनेमिक्स बदलने लगते हैं, कंपटीशन बढ़ने लगता है। फिर क्या है, विथ लार्जर वंस कोजिंग मोर सेवर इफेक्ट्स। अब भाई देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्री जो आपकी थी उसके अंदर एयरटेल, आइडिया, BSNL ये काफ़ी अच्छा अपना काम चला पा रहे थे, लेकिन जिस दिन जियो ने लॉन्च किया, मतलब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, वो पूरा तहस नहस हो गया, यानी कि जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए और काफ़ी सारों को तो अपना बिजनेस बंद करना पड़ गया। तो ये इसका क्या कारण है कि न्यू एंट्रेंट आना, और अगर वो बड़े हैं, देखिए छोटे मोटे अगर कॉम्पिटिटर्स होंगे तो आप इग्नोर कर सकते हैं कि वो नए हैं, उन्हें टाइम लगेगा आपके लेवल तक आने के लिए, तब तक आप उन्हें डिफीट कर सकते हैं। लेकिन कोई बड़ा, इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ जाए तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बस रिएक्ट कर सकते हैं। फिर न्यू एंट्रेंट्स ऑल्सो प्लेस अ लिमिट ऑन प्राइसेस एंड अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। अरे आपके मोहल्ले में अगर एक दुकान है, 2 किराना की दुकान खुल गई है, एक पहले से थी एक और खुल गई है, और अब क्या हो रहा है कि भैया इन्होंने ना एक प्रोडक्ट एक रेंज पे बेचते थे या एक प्राइस सेट करके रखी थी, लेकिन अब ये वाला आया, तो अगर आपको कंज्यूमर्स अट्रैक्ट करने तो किराना के सामान में कुछ नई चीज़ें तो कर नहीं सकते, बस आप प्राइस को थोड़ा कम रखेंगे अगर पास वाले से, तो आपके पास ज़्यादा कंज्यूमर्स आएंगे। इस कारण से प्राइस पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप सस्ते में बेचेंगे, सेलिंग प्राइस कम रहेगी, तो आपका प्रॉफिट भी तो गिरेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर आता है। तो आपका जो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी ना ओवरऑल गिरने लगेगी अगर न्यू एंट्रेंट ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा बड़ी मात्रा में आते हैं। तो अब देख लेते हैं कि हम इन न्यू एंट्रेंट्स को, ये कोई भी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आपका बिजनेस है, तो न्यू एंट्रेंट्स को अंदर आने के लिए आप कैसे रोक सकते हैं। आप यानी एज ए इंडस्ट्री, इतनी सारी फर्म्स जो एग्जिस्टिंग है वो कैसे न्यू एंट्रेंट्स के लिए बैरियर क्रिएट कर सकती है, रुकावटें, कि वो इस बिजनेस के अंदर ना आ पाए, ये चालू नहीं कर पाए या प्रॉफिट नहीं कर पाए। सबसे पहले इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट लगती है, उसके बाद में आपको वर्किंग कैपिटल लगता है। मान लीजिए कि एक कार बनानी है तो आपको एक पहले फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ उसके अंदर मशीनरीज लगानी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद डे टू डे खर्चे भी होते हैं। जैसे कि अगर फैक्ट्री सेटअप कर ली है और अगर वो रेंटल बेसिस पे नहीं तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस तो लगेंगे ना, वर्कर्स लगेंगे, आपको उसके अंदर फ्यूल्स लगेगा, रिपेयर्स लगेगा, ये सारे ऐसे खर्चे जो वर्किंग डे मतलब डेली ऑपरेशंस में आते हैं। तो इन तरीके के खर्चों के कारण क्या होता है कि जो नए एंट्रेंट्स है ना उनकी फिक्स्ड कॉस्ट कम यूनिट्स में बढ़ती है। भाई सुनिए, अगर आप बिजनेस आज स्टार्ट करेंगे तो आप एक ही बार में ज़्यादा नहीं बना देंगे ना, थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, क्योंकि आपको डर है कि आपका प्रोडक्ट पूरा बिकेगा या नहीं, तो आप ज़्यादा पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। इसके कारण क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो ज़्यादा रहेगी। मतलब मान लीजिए एक इंसान के पास 1 लाख की फैक्ट्री है, इसके पास भी 1 लाख की फैक्ट्री है, लेकिन ये 1 लाख की फैक्ट्री इसके पास पहले से थी और ये आज 1 लाख यूनिट्स बनाता है, तो इसका जो फैक्ट्री का जो कॉस्ट है, उसका जो रेंट है 1 लाख मान लीजिए फैक्ट्री का, वो 1 रुपये 1 यूनिट में बटेगा। वहीं पर अगर ये 1 लाख की फैक्ट्री में इसने क्या किया कि इसके प्रोडक्ट ज़्यादा बिक नहीं पाते हैं, इसलिए ये क्या करता है कि अभी नया नया है तो इसने 25,000 यूनिट्स बनाना चालू करी, तो इसके लिए 4 रुपये पर यूनिट का रेंट बटेगा, यानी इसकी कॉस्ट हायर रहेगी। इसके कारण क्या होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा वही उठा पाते हैं जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को चेंज किया होगा, इनोवेट किया होगा, इसके कारण उन्हें फायदा मिलता है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। अ लार्ज फर्म दैट एंजॉयज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कैन प्रोड्यूस हायर वॉल्यूम्स, ज़्यादा वॉल्यूम में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं एट सक्सेसिवली लोअर कॉस्ट, वो भी कम कॉस्ट के ऊपर,
दिस टेंड्स टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स, इसके कारण न्यू एंट्रेंट्स जो हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं आपके मार्केट के अंदर आने के लिए। फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है कि आपके पास ना ऐसी कुछ यूनिक चीज़ है जिसके कारण लोग आपको इजीली कॉपी नहीं कर सकते। एक बार देखते हैं। डिफरेंशिएशन वर्क्स टू रीइंफोर्स एंट्री बैरियर्स बिकॉज द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग अ जेन्युइन प्रोडक्ट मे बी टू हाई फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। भाई देखिए, आपके पास ऐसा कि डेयरी मिल्क है। डेयरी मिल्क अगर आप देखेंगे एक चॉकलेट है इंडिया के अंदर, तो अब ये सेम प्रोडक्ट इसी क्लास के इसी के हिसाब से बनाना और उसी टेस्ट को मेंटेन करते हुए बनाना नए एंट्रेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, और इतनी कम कॉस्ट पे बना पाए वो भी नहीं, तो वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप डिफरेंशिएशन ही क्रिएट नहीं कर सकते। उनके पास एक अलग फॉर्मूला है ना। अगर कोई कोको कोला इंडस्ट्री यानी बेवरेज इंडस्ट्री में आना चाहता है और वो बोले कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रोवाइड करूंगा, तो क्या आज ही वो ऐसे प्रोडक्ट बेच पाएगा जो कोको कोला, पेप्सी और ये बेच पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनके पास एक डिफरेंशिएशन है। जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में बैठे हैं ना, उनके पास ऐसा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है जिसके कारण कंज्यूमर्स उनसे ज़्यादा अट्रैक्टेड है और कंज्यूमर्स ज़्यादा अच्छे से जुड़े हुए हैं। फिर देखते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। बिजनेस चालू करने के लिए सबसे पहले लगता है कैपिटल। तो अगर आपकी जो स्टार्टिंग की सोच है उसी पे सवाल उठा दिया जाए तो आप उसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पता होता कि सीए करने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, तो क्या आप उसके अंदर एंट्री मार पाते? नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसके कारण ये एक बैरियर क्रिएट हो जाता कि इतनी फीस कैसे देंगे। वैसे ही अगर बिजनेस भी करना है तो उसके लिए अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, हर तरीके के बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ होती है। अगर आपको एक ठेला डालना है तो शायद 20 से 25 हज़ार में आप उस पर कुछ भी चाय वगैरह की स्टॉल वगैरह लगा के आप बेच सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। किराना की दुकान लगानी है तो शायद 5 से 10 लाख लग जाएगा। वहीं पर अगर फैक्ट्री सेटअप करनी है तो 1 करोड़ के समथिंग लग सकता है। लेकिन अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री देखें तो उसके अंदर करोड़ों रुपए लग सकते हैं, सैकड़ों करोड़ों रुपए लग सकते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हर कोई एरा गिरा उसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। इसलिए एयरलाइन इंडस्ट्री इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और टेलीकॉम इंडस्ट्री भी, क्योंकि उसके भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है कि अंबानी भाई साहब भी अफोर्ड कर सकते हैं कि अचानक से आना और छा जाना। इतना पैसा सबके पास नहीं होता है। एयरटेल ने भी काफ़ी धीरे धीरे ये काम किया है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करना, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में, और फिर इंडिया में फैलना। तो अब आसानी से इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी तो आपकी सोच पे सवाल आ जाएगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री है ना, टेलीकॉम एक इंडस्ट्री है जहाँ पर आप जियो वगैरह के नेटवर्क्स वगैरह देखते हैं, जो भी अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स हैं। और एयरलाइन भी एक इंडस्ट्री है, इंडिगो हो गया आपका, जेट एयरवेज हो गया, वगैरह वगैरह। चौथा है हमारा स्विचिंग कॉस्ट। अब भैया ये देखो, एग्जिस्टिंग आपकी एक इंडस्ट्री है, कुछ सेलर्स हैं, कुछ बायर्स हैं। अब ये सेलर्स इनको ही बेच के अपना जो प्रॉफिट है वो अर्न कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि हर इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जो होता है ना, वो डिसाइड करता है कि स्विचिंग कॉस्ट कितनी है, और उसके कारण ही पता चलेगा। मान लीजिए आपके घर में अगर आप टूथपेस्ट लेके आते हैं, एक तरीके का टूथपेस्ट लेके आए हैं और आपको वो पसंद नहीं आया, तो अब अगले दिन वापस नया ले आएंगे। 20 रुपये का 50 रुपये का आता है, आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप एक कार लेके आए और आपको वो पसंद नहीं आई, तो हो सकता है आप क्या करेंगे कि आप पहले उसे पूरी यूज़ करेंगे, आप सोचेंगे, उसको बदलने के पहले आपको सोचना पड़ेगा। और इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव कंट्री में जहाँ पे लग्जरी एक कार की तरह मानी जाती है, तो वहाँ पर स्विचिंग कॉस्ट कितनी हाई होगी कार इंडस्ट्री के इसमें देखें तो। क्योंकि आज के टाइम पे आपकी ह्यूंडई, मर्सिडीज, BMW ऐसी ऐसी कार्स होती हैं। अगर आज कोई नया अपनी कार लॉन्च करे इंडिया के अंदर और बोले कि मेरी कार खरीदो, तो लोग सोचेंगे ना, क्योंकि जो कार खरीद सकते हैं उनके पास ऑलरेडी कार है, और अब उन्हें स्विच करना है कि इस कार से बदले इस कार पे जाना है, तो उसके लिए उन्हें ये पैसा जो है ना वो अटकाना पड़ेगा, यानी वो पैसा उनका डूब सकता है। इसलिए स्विचिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी, और वो जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स है वो शिफ्ट हो नहीं पाएंगे आपके न्यू एंट्रेंट की तरफ। इसके कारण आप जो न्यू एंट्रेंट है वो सेल्स ही नहीं कर पाएगा, प्रॉफिट तो छोड़ो दूर की बात हो गई। पढ़ लेते क्या है। न्यू एंट्रेंट्स मस्ट बी एबल टू परसुएड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑफ अदर कंपनीज। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनके कंज्यूमर्स लोग हैं नहीं, तब तक बिजनेस होगा नहीं। टू स्विच टू इट्स प्रोडक्ट्स स्विचिंग कॉस्ट आर हाई, बायर्स आर ऑफन रिलेक्टेंट टू चेंज। ऐसी जगह पर ये काम नहीं देगा जहाँ पे बायर्स मतलब रिलेक्टेंट टू चेंज है कि भैया आपको बदलना ही नहीं है, आप आलसी इतने हैं। कोलगेट चल रहा है तो कोलगेट ही चलने दो। देखिए सस्ता है, बदल सकते हैं, लेकिन लोग हैं ना बहुत आलसी हैं कि भैया हम जो यूज़ कर रहे हैं ना हम उसी में कंफर्टेबल है, भैया हमको नहीं बदलना। जो भी है हमारे पास, तो हमारा आईफोन है, आईफोन ही बेस्ट है। नया अगर आप सैमसंग में अच्छी क्वालिटीज़ भी दे देंगे, अच्छे फीचर्स भी दे देंगे, हमें नहीं लेना। तो इस तरीके की सोच के कारण भी आपकी जो स्विचिंग कॉस्ट है वो हाई मानी जाएगी, क्योंकि बदलेंगे ही नहीं लोग। आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो, कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट दे लो। ये चौथा पॉइंट था।
पांचवा आता है ब्रांड आइडेंटिटी, कि आपका जो ब्रांड है ना, मतलब मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, अगर मैं आपको बात करूं कि आपको ऑनलाइन रूम बुक करना है, आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा ओयो, कि भैया ओयो पे जाता हूँ, रूम बुक कर देता हूँ अपने महिला मित्र के साथ जाने के लिए या तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए, जो भी आजकल बोलते हैं कि तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए भी, रितेश सर ने बोला था जो ओयो के ओनर, उन्होंने बोला कि तीर्थ यात्रा के लिए हमारा ओयो का है, तो आप उस पर जाने की सोचेंगे, सबसे पहले आपके दिमाग में आया, तो उन्होंने एक ब्रांड इमेज क्रिएट कर दी है। वहीं पर अगर मैं आपको नेटवर्क्स की बात करूंगा कि आपके पास कौन सी सिम है, तो आपके दिमाग में दो सिम के नाम सबसे पहले आएंगे, जियो या एयरटेल। कारण क्या है कि उन्होंने एक ब्रांड छोड़ दिया अपना, कि आपको एयरटेल से ही, एक एयरटेल में जो एड में एक लड़की आती है उसकी शक्ल ध्यान में आने लगेगी, और जियो की बात करूँ तो जियो धन धनाधन सुनाई देगा। तो इस कारण से क्या होता है कि एक ब्रांड इमेज छूट गई है, एक परछाई छोड़ दी उन्होंने आपके मस्तिष्क में, उसके कारण आप क्या उसी को खरीदना चाहते हैं। अब ऐसी इंडस्ट्री में कोई नया एंट्रेंट का आना बहुत ही मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल हिज नेम इज मुकेश अंबानी। कारण क्या है कि एयरटेल वगैरह पहले से थे, मुकेश अंबानी आ गए, लेकिन हर कोई ये नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास पहले से वो बैकग्राउंड नहीं होगा। न्यू एंट्रेंट्स ऑफन एनकाउंटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन बिल्डिंग अप द ब्रांड आइडेंटिटी, यानी कोई नया आया ना, उसके लिए आसानी से ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बिकॉज टू डू सो दे मस्ट कमिट सब्सटेंशियल रिसोर्सेज ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम। भाई एयरटेल हो या जियो हो, सबको एक ब्रांड बनाने के लिए एक टाइम लगता है, लोगों को भरोसा जीतने के लिए एक टाइम लगता है, आपके प्रोडक्ट के लिए कुछ प्राइस देने के लिए या प्रीमियम प्राइस देने के लिए भी उन्हें कंसिडर करवाना या कन्विंस करना वो मुश्किल काम होता है, और वो काफ़ी सारे रिसोर्सेज से क्या मतलब है कि आप अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करें, लगातार अच्छे इनोवेशंस करें, साथ ही साथ आपकी जो एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स है वो इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि लोगों के दिमाग में वो बैठ जाए कि भाई ये ब्रांड है, ये अच्छा ब्रांड लगता है हमें और हम यही खरीदना चाहते हैं। पांचवी चीज है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ऐसा है कि आज आपको लगता है कि भाई ये तो आसान काम है कि आपके पास अगर प्रोडक्ट है तो आप बेच तो सकते ही हैं, अगर कोई खरीदना चाहे तो बेच सकते हैं, लेकिन कैसे? आपको लगता है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट आज जो कल जो ऑनलाइन सेल्स होती है उसके थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो आसान हो गया है? नहीं, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज आज भी ऐसी है जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है ना वो आज भी फिजिकल फॉर्मेट में है। जैसे कि कलर्स वगैरह का जो पेंट्स वगैरह रहते हैं, जैसे बिरला का है ना, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये नए एंट्रेंट्स को आने ही नहीं देते हैं इसके अंदर। इस कारण से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है नए एंट्रेंट्स के लिए आना। Despite the growing power of the internet, many firms may continue to rely on their control of physical distribution channels to sustain a barrier to entry to rivals. उन्हें पता है कि इंटरनेट के थ्रू बेचा जा सकता है, लेकिन वो नहीं स्टार्ट कर रहे। कारण क्या है कि वो स्टार्ट करेंगे ना तो लोगों को पता है इंटरनेट पे मिलता है, इंटरनेट पे दूसरे लोग भी डालना चालू कर देंगे, तो इस चक्कर में जो कंपिटिटर्स नए आएंगे वो बेच पाएंगे। इसलिए वो अपने फिजिकल फॉर्मेट में ही रहते हैं कि हम जहां से बेच रहे हैं ना वहीं पे आके आपको लेना पड़ेगा। ये था सिक्स्थ बैरियर। अब देखते हैं सेवेंथ बैरियर क्या है जिसके कारण न्यू एंट्रेंट जो है उनकी एंट्री मुश्किल हो जाती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए। पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन। द मेयर थ्रेट ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन बाय इनकम्बेंट्स कैन डेटर एंट्री बाय अदर फर्म्स इनटू एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। बहुत भारी इंग्लिश बोल दी गई है, उसको समझते हैं पहले तोड़ के अपन, कि सबसे बड़ा थ्रेट क्या होता है ना कि आपके जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं यानी एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी माल वाल बेच रहे हैं अपना और अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना चुके हैं, उनके द्वारा क्या हो सकता है कि आप नई एंट्री मार रहे हैं आप, तो वो क्या करेंगे कि अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस अचानक से कम कर देंगे। आपको तो आप कुछ एक आइडिया लेके आए होंगे कि मैं इतने टाइम में अपनी सेल्स स्टार्ट करूंगा, इस तरीके से करूंगा, लेकिन अगर उन्होंने उसके बदले में अपनी कोई स्ट्रेटजी लॉन्च करी जिसके कारण आपको बाहर होना पड़ जाए, ये होगा अग्रेसिव रिटेलिएशन। प्राइस वॉर हो सकती है कि आपको तो क्या है भैया, आपको खर्चा भी बहुत लग गया है, आपकी कॉस्ट पर यूनिट पहले से ही बहुत हाई है और आपकी ब्रांड आइडेंटिटी भी नहीं कि आप अचानक से सेल्स कर पाएं। तो इस कारण से अगर ये थोड़े समय तक कम रेट पे भी अगर माल बेचेंगे, उससे इनका कोई नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान आपका होने वाला है, क्योंकि आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। आप कब तक नुकसान बर्दाश्त करेंगे? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमन गुप्ता। अमन गुप्ता जो बोर्ड के ओनर है, क्या हुआ कि शार्क टैंक का एक एपिसोड चल रहा था, उसके अंदर एक हेमर नाम का ब्रांड आया और उन्होंने बोला कि हमको इक्विटी चाहिए, जो भी उन्होंने अपनी ऑफर रखा। अमन गुप्ता का कहने का वहाँ पे एक ऑफर दिया उन्होंने हेमर के ओनर को कि मैं आपकी 51% ऑफ दी आपकी कंपनी जो है वो खरीदना चाहता हूँ। इस कारण उन्होंने क्या किया कि वो जो कंपनी थी जो उनकी कंपिटिटर थी, क्योंकि हेमर वही कर रहा था जो कि बोट के ईयरफोन्स वगैरह और यही सब चीज़ों में डील कर रहा था और वो अच्छी सेल्स कर पा रहे थे, तो उसे वहीं से उठा लिया। वो न्यू एंट्रेंट था, उसे टेक ओवर कर लिया उसके बिजनेस को। तो एग्रेसिव रिटेलिएशन ही हुआ कि भाई
उगने ही नहीं दूंगा, मैं आप कोई भी कॉम्पिटिटर को मेरे सामने आने ही नहीं दूंगा, वहीं पे ख़त्म कर दूंगा। तो ये तरीका होता है एग्रेसिव रिटेलिएशन का, कि मैं एग्रेसिवली अपने जो कॉम्पिटिटर्स है या न्यू एंट्रेंट्स है जो आजकल नया नया बिजनेस चालू कर रहे हैं मेरे ही प्रोडक्ट की रेंज में, मैं उन्हें ख़त्म करना चाहता हूँ। ये एग्जिस्टिंग प्लेयर्स करते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी है। 7 फैक्टर्स हमने अभी तक पढ़े हैं, 7 फैक्टर्स हमने अभी तक पढ़े हैं जो कि न्यू एंट्रेंट्स के लिए बैरियर क्रिएट करेंगे। सबसे पहला इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ज़्यादा वॉल्यूम पे बना के मैं कम कॉस्ट पर यूनिट लेके एंजॉय कर सकता हूँ अगर मैं एग्जिस्टिंग प्लेयर हूँ। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि मेरा प्रोडक्ट इतना अलग हो कि नया जो एंट्रेंट आ रहा है वो जेन्युइन प्रोडक्ट फटाक से बना ना पाए। कैपिटल रिक्वायरमेंट, मेरी इंडस्ट्री में कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि कोई भी एरा गिरा आके पैसे नहीं लगा सकता। एग्जाम्पल टेलीकॉम इंडस्ट्री, साथ साथ एयरलाइन इंडस्ट्री। स्विचिंग कॉस्ट, जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स जो है उनको बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं अगर वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं, साथ ही साथ वो इतने आलसी है कि उन्हें बदलना ही नहीं है। ब्रांड आइडेंटिटी, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी ब्रांड आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि कंज्यूमर्स उन्हीं पे भरोसा रखते हैं और वो आसानी से बदलेंगे नहीं। और आप नए एंट्रेंट है और आपको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस और काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के लिए, तभी आप अच्छी सेल्स कर पाएंगे। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बढ़ते इंटरनेट के ज़माने में भी आजकल काफ़ी सारी फर्म्स और इंडस्ट्री अपने पुराने यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को ही फॉलो कर रही है, उसके कारण नए एंट्रेंट्स का आना मुश्किल हो जा रहा है। पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन, इसके लिए एग्जांपल है अमन गुप्ता और हेमर का एक्विजिशन करना, प्राइस वॉर्स करना और जो न्यू एंट्रेंट्स है उनको आने से रोकना, उसके लिए काउंटर स्ट्रेटजीज तैयार करना, उसे बोलते हैं अग्रेसिव रिटेलिएशन। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स थे जिन्हें ध्यान रखते हैं हम न्यू एंट्रेंट्स को बाहर रखने के लिए, बैरियर्स हैं। तो माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस पढ़ रहे थे। सबसे पहला हमने पढ़ा है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। The buyer's influences not only the prices that the producer can charge, but also influences in cost incurred and investments made. जो आपके बायर्स है ना, वो आपके सिर्फ जो आप उनसे पैसा ले सकते हो उस पर असर नहीं डालते हैं। आपने सुना होगा कि डिमांड और सप्लाई से ही प्राइस डिसाइड होती है, कि बायर्स अगर डिमांड ज़्यादा करेंगे नहीं तो आपकी जो सप्लाई तो उतना ही रहने वाला है, क्योंकि आप बना चुके प्रोडक्ट, आप उतना सेल्स करने के लिए इतना आपने माल बना के रखा, लेकिन डिमांड नहीं है तो प्रोडक्ट की प्राइस कम रहेगी। तो ये मार्केट डायनामिक्स था कि डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिसाइड होती है। लेकिन जो कंज्यूमर्स है ना, ये सिर्फ प्राइस डिसाइड नहीं करते हैं, आपकी कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट भी डिसाइड करते हैं। कैसे? कि अगर डिमांड उन्होंने पहले से ही ज़्यादा रखी, आपने मार्केट की स्टडी करी, तो आप ज़्यादा कॉस्ट इनकर करके अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और ज़्यादा बना के रखेंगे, इन्वेंट्री स्टॉक अप करने लगेंगे। और इन्वेस्टमेंट पे भी, कि अगर एक इंडस्ट्री है उसके अंदर एक तरीके का प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को ज़्यादा पसंद आने लगा, तो आपको उसी प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि जो एप्पल था ना, उसके पास काफ़ी सारी चीज़ें थी, आईफोन थे, उन्होंने बीच में आईपॉड भी निकाला था, लेकिन आईपॉड में उन्हें इन्वेस्टमेंट्स बंद करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो कंज्यूमर्स आपके सिर्फ प्राइजेस पे असर नहीं डालते, वो डालते हैं असर आपकी कॉस्ट पे भी जो आप इनकर करने वाले हैं, साथ ही साथ आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो आप बिजनेस में करते हैं उस पर भी असर ज़रूर डालेंगे। लेकिन ये सिचुएशन कब आ सकती है कि कंज्यूमर्स आपके बिजनेस पे असर इस तरीके से डालेंगे, लेकिन कब डाल सकते हैं? इससे कौन से फैक्टर्स है जो समझना पहले ज़रूरी है। सबसे पहला, बायर्स है फुल नॉलेज ऑफ सोर्सेस ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर सब्सटीट्यूट्स। बायर्स को इतना नॉलेज भी तो होना चाहिए कि उनकी डिमांड कितनी अहमियत रखती है। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं उसके अलावा और कौन सी कंपनी सेम तरीके के प्रोडक्ट्स बेचती है, कैसे फीचर्स के साथ बेचती है। तो उनके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए उस प्रोडक्ट का भी, और उसके साथ साथ दूसरी कंपनी जो प्रोडक्ट सेम रेंज में और सेम फीचर्स के साथ बेच रही है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। तभी तो वो डिसीजन ले पाएंगे कि किस कंपनी का प्रोडक्ट की मतलब सप्लाई कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगी। ये डायनामिक्स क्रिएट करने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या है, सब्सटीट्यूट्स क्या क्या है उसके। दूसरा, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। भाई मेरे बिजनेस को कुछ फर्क पड़ेगा क्या अगर उस आसपास के लोग, मतलब जो कंज्यूमर्स है, अगर वो मेरे ऊपर ज़्यादा खर्च ही नहीं करते। मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री है, मतलब मान लीजिए आपकी सोसाइटी है, मान लीजिए, तो अब वो सोसाइटी के अंदर क्या है कि एक किराना की दुकान है, साथ साथ एक और स्टेशनरी भी है। अब वहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा किस पे खर्च करने वाले हैं? किराना दुकान पे। तो आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि जो मतलब इंडस्ट्री, मतलब आसपास के आपके सोसाइटी के लोग हैं, अगर आपके स्टेशनरी पे कम ही खर्चा करते हैं, आपके पास कौन लेने आता है माल? आसपास के जो हॉस्टल्स हैं ना, वहाँ से लोग ज़्यादा आते हैं। तो आप ये सोसाइटी वालों को कंसिडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आपकी डिमांड वमांड को हिला नहीं सकते, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट्स पे इतना खर्चा ही नहीं करते हैं।
लेकिन वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखें तो किराना वाले की डिमांड पे काफ़ी असर पड़ सकता है, उसकी सप्लाई पे, उसकी प्राइजेस पे काफ़ी असर पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या सीन बैठता है कि असर ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा खर्चा करते हैं, किराना का सामान आपको रोज़ चाहिए, आप रोज़ उस सोसाइटी की किराना शॉप पे जरूर जाएंगे कुछ ना कुछ लेने के लिए, तो उसके जो मेजर सेल्स है वो आप ही के थ्रू आती है, तो उसके बिजनेस पे, उसकी प्राइसेस पे असर आना ज़रूरी हो जाता है। इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इज परसीव्ड एज क्रिटिकल टू बायर्स नीड्स, ये तब भी ज़रूरी माना जाएगा कि मान लीजिए जो प्रोडक्ट है ना वो इतना ज़रूरी नहीं होना चाहिए लोगों के लिए, जैसे किराना का सामान ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस कारण से क्या होगा कि आप आलसी भी तो खा सकते हैं भाई, कि मेरे को मेरी सोसाइटी के बाहर नहीं जाना है, एक वो आपको कंफर्ट रहता है कि मेरे को जो चीज़ यहीं पर मिल रही है और जो मैं इतने टाइम से जहाँ से खरीद रहा हूँ मैं वहीं से खरीदूँ, तो आप परस्यूड इज क्रिटिकल हो गया। मान लीजिए एक मेडिकल हो या फिर एक डॉक्टर का ऑफिस हो, डॉक्टर सर्विसेज दे रहा है, मेडिकल वाला आपको ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन वगैरह वो प्रोवाइड करता है, तो आपकी जो नीड्स है ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है कि आपको ये चाहिए ही होगा। जब समय आएगा, मान लीजिए आपको सर दर्द हो रहा है और गोली चाहिए और नीचे मेडिकल की दुकान है, तो आप क्या बोलेंगे, भाई ये 2 रुपये में दे रहा है, बाहर 1.5 रुपये में दे रहा है, तो मैं 1.5 रुपये वाली लेने जाऊंगा, इतनी दूर नहीं जाओगे आप, क्योंकि वो आपकी जो इमरजेंसी नीड्स है उसके लिए क्रिटिकल है कि आपको वो चाहिए। तो फिर इस टाइम पे एज अ कंज्यूमर आप मार्केट के सप्लाई को, प्राइजेस को, सप्लायर की कॉस्ट को और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर असर नहीं डाल सकते हैं। 3 फैक्टर्स थे, एक तो आपको पूरा नॉलेज हो जो आपके कंज्यूमर्स है, सब्सटीट्यूट्स का भी हो, आपके प्रोडक्ट का भी हो, साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा पैसा आपके प्रोडक्ट्स पे खर्च करते हो, और तीसरा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो, उनकी नीड्स के लिए, कि ज़रूरी हो उनकी नीड्स के लिए फुलफिल करने के लिए। ये थी बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स। अब देखते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, कि भाई अगर जो कंज्यूमर्स है वो अपनी बार्गेनिंग पावर यूज़ करके, बार्गेन का मतलब आप तो समझ गए होंगे ना कि आप भी सब्जी मंडी जाते हैं कि भाई 10 का धनिया देना यार, ये देना वो देना, तो वो जब आप लेते हैं तो वहाँ पे बार्गेन करते हैं ना कि भाई मैंने तो 4 तरीके की सब्जी ली है यार, भाई थोड़े पैसे कम करना है यार, 5 रुपये 10 रुपये, ये करते हैं। मम्मी के साथ जाते हैं तो 3,000 की कोई शर्ट देखी और आप बोलेंगे नहीं नहीं 200 में दे दो ना, 200 में, मम्मी ऐसा बोल देगी, फिर आप डर के जा रहे हैं मुंह छुपा के, तो ये बार्गेनिंग होती है। तो एक तो कंज्यूमर्स बार्गेनिंग करते हैं और एक सप्लायर्स भी तो करेंगे। भाई समझिए, आप किसी को माल बेच रहे हैं तो वो बोलेगा कि कम प्राइस में दे दो भैया, और किसी से माल खरीदते हैं तो वो बोलेगा ना कि नहीं इतना है, इतना ही देना पड़ेगा। तो समझिए ये प्रोडक्शन वाला है, ये जो किराना शॉप वाला है, ये कंज्यूमर्स को माल बेचता है, ठीक है, लेकिन वो किसी होलसेलर से खरीदता भी तो होगा। होलसेलर के मायने से देखे तो वो रिटेलर को बेचता है, लेकिन वो किसी मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता भी तो होगा। और मैन्युफैक्चरर के तरीके से देखें तो वो मान लेते हैं होलसेलर को माल बेचता है, लेकिन वो रॉ मटेरियल्स तो कहीं से खरीदता होगा बनाने के लिए। तो ये पूरी एक चेन है। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ पहले तो समझ लेते हैं इसमें लिखा हुआ क्या है। दे डिटरमाइंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड अदर इनपुट्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड देयरफॉर, समझिए कि आपकी जो इंडस्ट्री है ना इसके अंदर आपके पास माल आएगा ही नहीं तो आप बेच नहीं पाएंगे। जो रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स लगते हैं उसकी कॉस्ट पे, उसकी प्राइस पे असर डाल सकते हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर आता है। सप्लायर्स कैन इन्फ्लुएंस प्रॉफिटेबिलिटी इन नंबर ऑफ वेज। ध्यान रखिए कि आपका जो सप्लायर है, मतलब मान लीजिए आपकी एक दुकान है, आप कार सेलर है मान लीजिए, और आपका जो सप्लायर है वो आपको एक प्रोडक्ट की जो रेंज है, मतलब जो भी आप कार, जिस भी मॉडल की कार ले रहे हो उससे, वो आपको बोलता है कि मैं तो इतने पे ही दूंगा, लेकिन वो आने वाले साल में बोलता है कि मैं 10% से बढ़ाने वाला हूँ। अब आगे तो आप 10% से बढ़ा के नहीं बेच सकते हो, तो सप्लायर्स ने क्या किया, अपना यूज़ किया, मतलब आपका अपनी प्राइस बढ़ाकर आपके जो सेल्स थी उसको डिस्टर्ब कर दिया ना। तो इनकी बार्गेनिंग पावर से आपके बिजनेस पे असर आता है, एक इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस पे असर आता है, कि जहाँ पर सप्लायर्स माल महंगा बेचते हैं वहाँ पर आखिर में जो कोई भी बिजनेस करेगा वो प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे कर पाएगा। मतलब मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि एक पेन बना के बेचना है, पेन बनाने में ही 10 रुपये लग जाएंगे, तो आप उसे 10 रुपये में और बेचेंगे कैसे, कि 10 आपको लग गए और 10 में अगर बेचोगे तो कमाओगे क्या। तो वही बात है, सप्लायर अगर आपको रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स महंगे देगा तो आप उसे सस्ते में बना के कैसे बेच पाएंगे। इसके कारण क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस पे फर्क पड़ता है। आपने शार्क टैंक में बहुत बार सुना होगा कि इस इंडस्ट्री में जो कोक्स है यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो बहुत ज़्यादा होती है, कि आपकी जो खर्चा होता है ना वो इतना ज़्यादा होता है कि प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता, और ये प्रॉफिट मार्जिन पे असर डालने वाला मेन कारण हो सकता है आपके सप्लायर्स। तो अब वो किन किन तरीकों से असर डाल सकता है वो देखते हैं। सप्लायर्स कैन कमांड बार्गेनिंग पावर ओवर अ फर्म व्हेन, कब कब असर आएगा ये,
सबसे पहला, दियर प्रोडक्ट्स आर क्रूशियल टू द बायर एंड सब्सटीट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल। जैसे हमने कंज्यूमर्स के केस में देखा था कि मेडिकल की चीज़ें, डॉक्टर की सर्विसेज हैं, उसके लिए आप बाहर नहीं जाएंगे, इमरजेंसी सर्विसेज तभी लेनी पड़ेगी, तो क्रिटिकल नीड्स हो गई। तो आप उन पे, सामने वाले पे कुछ प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते हो कि सस्ते में दे दे, ये सब नहीं कर सकते हो। वैसे ही सप्लायर्स का भी है कि मान लीजिए सप्लायर एक ही तरीके का सप्लायर है, मान लीजिए पूरे इंडिया में एक ही तरीके का सप्लायर है जिसके पास प्लास्टिक का जो भी मोल्ड्स वगैरह हैं और वही पेन के जो मोल्ड्स है वो देता है, तो अब आपकी तो मजबूरी हो गई उसी से खरीदना। तो अब वो ज़्यादा में दे कम में दे, आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ना सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है और उसका पूरा कंट्रोल है इंडस्ट्री पे। इस कारण से आप क्या करेंगे, वहाँ पे बार्गेन नहीं कर सकते, वो बार्गेन कर रहा है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरा है, दे कैन इरेक्ट हाई स्विचिंग कॉस्ट। आपको हाई स्विचिंग कॉस्ट कैसे लगेगी, अगर मान लीजिए इंडस्ट्री के अंदर एक सोल सप्लायर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को वो बनाना चालू करना पड़ेगा कि आप एक मोल्ड्स के लिए टेक्नोलॉजी लाएं, फिर आप खुद मोल्ड्स बनाने लगे और बेचने लगे। इसके लिए आपको कितनी ज़्यादा कॉस्ट लग सकती है, इसलिए हाई स्विचिंग कॉस्ट। वहीं पे तीसरा देखें, दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन देयर बायर। अरे भाई खरीद जो बेचने वाले हैं ना वो इतने कम है कि बायर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मान लीजिए एक इंडस्ट्री एक सप्लायर नहीं है, मान लीजिए 3 से 4 है, 3 से 4 सप्लायर है, लेकिन उसको खरीदने वाले 1000 लोग हैं। तो आप बात समझिए कि ये चारों के पास तो माल बेचने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो इन 1000 लोग में से अगर कोई एक आधा आके कंप्लेन करेगा कि भाई मेरे को सस्ते में दे दे, ऐसा दे दे, वैसा दे दे, तो काम देगा क्या, नहीं देगा, उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगी। तो सप्लायर्स कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या इनकी चल पाएगी, क्या नहीं चल पाएगी। वहीं पर अगर ये जो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं वो उनके लिए क्रूशियल है कि उनका फाइनल प्रोडक्ट इस रॉ मटेरियल या इस इनपुट के बिना नहीं बन सकता, तो ये बार्गेनिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अगर हाई स्विचिंग कॉस्ट है, यानी खुद को ही बनाना पड़ गया, खुद की प्लांट सेटअप करने लग गए, या तो इंपोर्ट करना पड़ा जिसके कारण इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी कि इंडिया के अंदर एक ही सप्लायर है लेकिन आपने सोचा इंपोर्ट कर लेता हूँ, और वो और ज़्यादा महंगा हुआ क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी अदर टैक्सेस लगते हैं, और महंगा हो जाएगा। आपका जो इन्वेंट्री स्टॉकअप करना है उसमें भी प्रॉब्लम्स आएगी, तो फिर आप डील कैसे करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। और सप्लायर्स है ना वो बार्गेनिंग पावर अपनी तभी यूज कर सकते हैं जब ये 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हो। चौथा है कंपटीशन। आपकी इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री के ही बारे में जान रहे हैं अपन कि इस इंडस्ट्री के अंदर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है, उनको रोका कैसे जा सकता है। फिर हमने देखा था कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या है, कि इस इंडस्ट्री के जो बायर्स हैं वो हमसे कैसे हमारी कॉस्ट वगैरह पे, इन्वेस्टमेंट पे असर डाल सकते हैं। फिर हमने देखा था कि इस इंडस्ट्री में जो सप्लायर्स है, जो माल देते हैं यहाँ पर, वो हमसे कैसे बार्गेन कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन किस तरीके से वर्क करता है। Rivalry among competitors in industry tend to be cutthroat and industry profitability low under various condition explained as follows। क्या कह रहा है कि एक इंडस्ट्री के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है और कंपटीशन, कट थ्रोट मतलब कि एकदम गले काट कंपटीशन चल रहा भाई, कि सब लोग अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कम से कम प्राइस पे बेचना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना चाहते हैं। इस तरीके का कंपटीशन है कि वो अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ना चाहते हैं किसी भी कंडीशन में। तो ये कंडीशंस कब आएगी, जब आप नीचे की कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला इंडस्ट्री लीडर। इंडस्ट्री लीडर अगर कोई एक है और वो आपको दबा के रखता है, मतलब ये पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री है और वहाँ पर मात्र जियो वाला आदमी बैठ के बोलता कि मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे कि किस प्राइस पे बेचना है, तो प्रॉफिटेबिलिटी उसके हिसाब से जाएगी कि उन्होंने इतने हाई पे ही बेचना है, तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। लोअर वाले जो हैं वो सस्ते भी बेचेंगे तो लेगा कौन, क्योंकि वो लीडर है, इंडस्ट्री लीडर, सबसे ज़्यादा माल सप्लाई वही करता है। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कि कॉम्पिटिटर्स कितने, उससे भी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस पता चलेगी या कॉम्पिटिशन कैसा है। जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे ना उतना ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन होगा। कि अगर आपको आपकी क्लास में अगर 10 लोग हैं तो आपका टॉप 10 में आना आसान है। कारण क्या है कि अल्टीमेटली कैसे भी करके आप आ ही जाएंगे। लेकिन अगर 1000 बच्चे हैं और उसके अंदर आपको टॉप 10 के अंदर आना है और अपनी टीचर की नज़र में दिखना है कि मैं अच्छा पढ़ता हूँ या मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। कई कंपनी में इंटरव्यू देने गए, 1000 बच्चों का इंटरव्यू होगा और वहाँ से 10 लोगों को चुना जाएगा, तो वो क्रैक करना मुश्किल है। लेकिन 100 लोगों का इंटरव्यू है, उसके अंदर से 10 को चुनना है, तो शायद आपका नाम आने आ जाए, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। वैसे ही नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स अगर ज़्यादा है ना तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। फिक्स्ड कॉस्ट, जहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है वहाँ पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी तो वहीं गिर गई ना भाई, फिर आप कॉम्पिटिशन का कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एग्जिट बैरियर्स, बाहर ही नहीं जा सकते। एयरलाइन इंडस्ट्री का भी एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो आपने ऑलरेडी इतना खर्चा कर दिया है कि आप आसानी से बाहर नहीं जा सकते।
क्योंकि ये एयरक्राफ्ट्स वगैरह जो आपने रेंटल पे लेके रखे हैं, पहले उनका पूरा जो टेन्योर है वो खत्म करना होगा, क्योंकि लीज पे लिया होगा। साथ ही साथ जो स्लोट्स बुक करे हुए हैं आपके जो एम्प्लॉइज है, अचानक से आप बंद नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एक टाइम पीरियड लगता है, तो एग्जिट पीरियड्स भी बना दिए गए हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, या आपकी जो इंडस्ट्री है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स बिकते हैं जो कि अलग अलग है, खुद में ही उनकी एक अलग पहचान है, और उसी तरीके के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन हाई होगा। फिर स्लो ग्रोथ, मतलब मान लीजिए कि इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री, कि आजकल लोग टीवी की डिमांड ज़्यादा नहीं होती है। मतलब जो इंडिया की इंडस्ट्री है ना, आजकल सब लोग फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, लैपटॉप्स यूज़ कर लेते हैं, तो टीवी की डिमांड पहले ही बढ़ नहीं रही है, मतलब कंज्यूमर्स की रेंज तो ऑलरेडी बढ़ नहीं रही है, तो ग्रोथ स्लो इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर आप बेच उतने ही लोगों हो सकते हैं, और ऊपर से नए एंट्रेंट भी आ जाएंगे तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी। तो कंपटीशन इससे भी डिफाइन होगा कि मार्केट की जो पूरी इंडस्ट्री है उसका ही स्लो ग्रोथ रेट है, कुछ नए कंज्यूमर्स आ ही नहीं रहे हैं, तो आप बेचेंगे किसको। तो ये था हमारा कंपटीशन। पांचवा है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स आर अ लेटेंट सोर्स ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा कंपटीशन होता है सब्सटीट्यूट्स के कारण। देखिए, हो सकता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है ना उसके अंदर आप अकेले ही वो माल सप्लाई करते हो, मतलब अकेले सप्लायर हो, अकेले ही इंजॉय कर रहे हो सब चीज़ें, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब उसी का सब्सटीट्यूट कुछ आ जाए। कि पहले इंडिया में चाय चल रही थी, लेकिन अब स्टारबक्स की कॉफ़ी पीनी है लोगों को, अब लोगों को नई नई बेवरेजेस भी दिख गई है, तो वो उसके सब्सटीट्यूट बन गए हैं कि अब हम चाय के बजाय कैफीन का भी मतलब इनटेक करके हम जग सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, या एंजॉय करते हैं लोग कॉफ़ी पीना बजाय के चाय के। तो ये आपका एक सब्सटीट्यूट है। मतलब चाय एक तरीके की चाय है, तो ये दूसरी तरीके की चाय नहीं है, अलग प्रोडक्ट है, लेकिन ये लोग इसके ऊपर इसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, इसके कारण इसकी सेल्स कम हो जाएगी। मान लीजिए आप अपने ऑफिस से नीचे उतरे और आपको चाय पीनी है, चाय बनने में समय लग रहा है और आपको कॉफ़ी दिख गई, तो आप कॉफ़ी पी के वापस ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि आपका जो टारगेट था वो क्या था कि मेरे को नींद आ रही है भाई, नींद उड़ जाए, मतलब मैं होश में आ जाऊँ। और आपको भी अगर नींद आ रही है तो चाय पी लीजिएगा और लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। तो उनका मकसद क्या है कि भाई मेरी नींद उड़नी चाहिए, तो मैं चाय पीऊँ या कॉफ़ी। तो सब्सटीट्यूट जितने ज़्यादा क्लोज होते हैं उतना ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है ना कि कंपटीशन बढ़ जाता है, और जो अट्रैक्टिवनेस है उस इंडस्ट्री की वो खत्म हो जाती है। इन मेनी केसेस दे बिकेम अ मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ कंपटीशन। देखिए, कंपटीशन तो बन ही जाएगा, सेम प्रोडक्ट वाले ही कंपटीटर्स के लिए, ये जरूरी नहीं है। ऐसे लोग जो आपकी सेल्स पर असर डाल देना वो आपके कंपटीशन ही है। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स ऑफरिंग अ प्राइस एडवांटेज, सस्ते में मिल जाए। अगर मान लीजिए अगर कॉफ़ी के लिए देखें तो उसका सब्सटीट्यूट चाय है कि कॉफ़ी महंगी मिल रही है, चाय सस्ती मिल रही है, तो प्राइस एडवांटेज कौन दे रहा है, चाय दे रहा है, तो कॉफ़ी ना पी के लोग चाय पी सकते हैं। परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट टू कंज्यूमर्स कैन ड्रास्टिकली अल्टर कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री। फिर उनका जो अलग तरीके का है वो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए जो चाय है ना वो बहुत ज़्यादा लोग जनरल मानते हैं कि चाय बहुत सस्ती है, ऐसा है वैसा है। आप डेट पे जाते हैं तो कॉफ़ी डेट पे जाते हैं, चाय डेट पे जाते नहीं तो कॉफ़ी डेट पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या अलग तरीके का फील मिल रहा है आपको कि कॉफ़ी डेट पे जाना बोलने में अच्छा लग रहा है, तो इसलिए लोग वहाँ पे जा सकते हैं। या तो वो कंपटीशन जो है कि प्राइस एडवांटेज के कारण अगर मिल रहा होगा तो आप फिर चाय की तरफ जाएंगे, दोस्तों के साथ जाना है तो चाय पीने के लिए जाएंगे, और महिला मित्र के साथ जाना है तो आप शायद कॉफ़ी के लिए चले जाएं। ये हमारे 5 ऐसे फोर्सेस थे जो माइकल पोर्टर सर ने बताए थे कि ये 5 फोर्सेस आपकी इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा असर डालते हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, साथ ही साथ हमने देखा है उसके अंदर कंपटीशन, और 5वां देखा था हमने थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अब हम देखेंगे एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है। Experience curve. It is based on commonly based phenomenon that unit cost declines as a firm accumulates experience in terms of a cumulative volume of production. क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा इनकी जो कॉस्ट है वो डिक्लाइन होने लगेगी। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो मैं बता रहा था ना, सेम चीज़ है, लेकिन इसके अंदर कुछ और फैक्टर्स भी हम जोड़ेंगे, मैं अभी बताता हूँ आपको। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट वी लर्न एज वी ग्रो। ये लाइन याद रखिएगा जो टैग है, क्योंकि आपको हो सकता है कि ये पूछे कि वी लर्न एज वी ग्रो, ऐसा आपको एमसीक्यू में पूछ लिया और फिर आपको बताना रहा कि एक्सपीरियंस कर्व है, या आगे आप कुछ और भी कर्व्स पढ़ेंगे, पीएलसी कर्व भी पढ़ा चुका हूँ, तो वो कौन सा कर्व है वो आपको बताना रहेगा।
फैक्टर्स कोजिंग एक्सपीरियंस कर्व। अब ये एक्सपीरियंस कर्व के पीछे कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में क्या सिर्फ कॉस्ट को ध्यान में रख रहे थे आप, और जो कॉस्ट पर यूनिट थी वो डिक्लाइन हो रही थी, सिर्फ इस पे ध्यान था क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें कंसिडर करी जाती है। सबसे पहला लर्निंग इफेक्ट्स, मतलब कि आपके जो मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो क्या नया सीख रहे हैं, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल है वो क्या नया सीख रही है। मतलब समय का अलग होता ना, कि मान लीजिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला अगर कोई टीचर है, वो 10 साल से पढ़ा रहा है और कोई 1 साल से पढ़ा रहा है, तो एक्सपीरियंस में फ़र्क आएगा, उसकी टीचिंग में फ़र्क आएगा, फ्लुएंसी में फ़र्क आ सकता है। तो ये सब चीज़ें होती है एक्सपीरियंस के कारण। तो ये लर्निंग इफेक्ट्स है कि जैसे जैसे कोई भी नया इंसान नई नई चीज़ें सीखते जाता है, उसका नॉलेज जो है वो बढ़ते जाता है, उसकी फ्लुएंसी बढ़ती है, और वो सारी चीज़ें बेटर कर पाएगा जो कि नया लोग है अभी, जो नए लोग मार्केट में, उससे। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ये इसी का पार्ट है। प्रोडक्ट रीडिज़ाइन कि मान लीजिए आज मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, एसिम के कुछ लेक्चर्स आपको दिए, ये मेरा इंट्रोडक्टरी फेज है कि मैंने आपको कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड किए। लेकिन हो सकता है कल को जाके मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करूँ, कुछ और ऐसे नए तरीके लेके आऊँ। ये मेरा प्रोडक्ट है जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको रीडिज़ाइन करूँ और अच्छे से बेचने की कोशिश करूँ लोगों को, तो अच्छे बच्चों को पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो ये मेरा प्रोडक्ट रीडिज़ाइन हुआ। और ये मैं कब कर पाऊँगा? जब मैंने एक बार इसको पढ़ाया और एक एक्सपीरियंस ले लिया, तभी तो मैं इसमें रीडिज़ाइन कर सकता हूँ। फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स, मतलब आज जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी के अंदर अगर मैं टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करके लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दूँ या और भी कोई नए तरीके ढूंढूं, तो वो मेरी इस जो आज जो मेरी सर्विसेज है उसको और इनहेंस करेगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा और ज़्यादा लोग उसे पसंद कर पाएंगे। फिर कौन से फैक्टर्स इसके अंदर ध्यान में रखने वाले हैं? एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो दे गेन एक्सपीरियंस। पहला पॉइंट कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको कुछ मिले ना मिले तजुर्बा ज़रूर मिलेगा, एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा, जीते ना जीते एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि आप अगर कोई चीज़ में फेल हो जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस कम से कम मिल रहा है, ताकि आप उसे यूज़ कर पाएँ और आने वाले टाइम में आप उस पर गलती ना करें। एक्सपीरियंस में प्रोवाइड एन एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिशन। एक्सपीरियंस इज अ की बैरियर टू एंट्री। मान लीजिए कोई 2 अटेम्प्ट से एग्जाम दे रहा है और कोई आज ही मतलब जो अपना पहला अटेम्प्ट दे रहा है और कोई अपना दूसरा अटेम्प्ट दे रहा है, तो दूसरे अटेम्प्ट देने वाले के पास क्या एक्सपीरियंस है कि उसका जो डर था ना एग्जाम को लेकर, एग्जाम फियर था, कम से कम वो खत्म हो चुका है। उसने एक बार एक सिलेबस को देख लिया है, उसे तरीके पता चल गए कि अब मेरे को कैसे डील करना है, बजाय कि जो अब पहला अटेम्प्ट देने वाला है। लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन पोजेसेस स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इफेक्ट। मान लीजिए ये जो मैं एजुकेशन सेंटर चला रहा हूँ मेरा, वो मैं अकेला हूँ। वहीं पर अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, उनके पास काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, काफ़ी सारे और भी सपोर्ट स्टाफ होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि उनका जो काम है ना वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो सकता है, अच्छे से हो सकता है, और उनकी सर्विसेज ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो जैसे जैसे आपकी वॉल्यूम बढ़ते जाएगी ना, ये समय के हिसाब से भी देखना है, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होते आएगी। इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस कर्व, कि जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस लेंगे हम आगे बढ़ेंगे। वी लर्न एज वी ग्रो। अब वैल्यू क्रिएशन क्या होता है? वैल्यू इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट्स फीचर्स, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड बाय इट्स सर्विसेज फॉर विच कस्टमर्स आर विलिंग टू पे। वैल्यू क्या है? क्या क्या चीज़ें बताइए उसने। आप ये एक प्रोडक्ट है, इसकी अगर वैल्यू मेजर करनी हो तो मैं कैसे करूँगा? भाई ये प्रोडक्ट है, इसकी अगर वैल्यू मेजर करनी हो तो मेरे को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले इसके फीचर्स। इस प्रोडक्ट के फीचर्स आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर इसे मैं दूसरे माउस से कंपेयर करूँगा तो शायद समझ में आ जाएंगे। तो इसके फीचर्स मेरे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है वो। क्वालिटी कि क्या ये अच्छा है, इस पर स्क्रैच तो नहीं आते हैं, टूटेगा तो नहीं आसानी से ये। फिर अवेलेबिलिटी, क्या मेरे को ये आसानी से, जहाँ मान लीजिए कि अगर ये भाई इसको लेने के लिए मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े, इंग्लैंड जाना पड़े, तो फिर नहीं काम देगा ना। आसानी से अवेलेबल होना चाहिए कि इंटरनेट पे ऑर्डर करूँ तो वहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट मिल जाए। इसलिए ही प्रोडक्ट्स आजकल ज़्यादा बिक पाते हैं, क्योंकि इंटरनेट की सेल्स के थ्रू ये काम आसान हो गया है। ड्यूरेबिलिटी कि जितना ज़्यादा टाइम तक चलेगा उतना मेरा फ़ायदा है। तो इसकी आप बोलते हैं ना भाई, आप मम्मी पापा के लिए के साथ कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि सामान ऐसा लो जो ज़्यादा टाइम तक चले, ताकि हमें बार बार ना खरीदना पड़े। तो ड्यूरेबिलिटी भी ध्यान में रखते हैं। आप फीचर्स देखते हैं कि कौन सा मोबाइल के अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं। घर वाले देखते हैं कि वो ज़्यादा टूटे करे ना, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि भाई कहीं मोबाइल हैंग तो नहीं होता है। सैमसंग का मोबाइल थोड़ा हैंग ज़्यादा होता है, तो कहीं हैंग तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें आप परफॉर्मेंस भी चेक करके आते हैं। एंड बाइट सर्विसेज फॉर विच कस्टमर्स आर विलिंग टू पे,
यही कुछ कारण होते हैं जिसके कारण कंज्यूमर्स एक वैल्यू डिसाइड करते हैं कि हम इस प्रोडक्ट के लिए इतना पैसा देंगे। द वैल्यू क्रिएशन इज एन एक्टिविटी और परफॉर्मेंस बाय द फर्म टू क्रिएट वैल्यू दैट इंक्रीजेज द वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेसेस और इवन द होल बिजनेस सिस्टम। ये जो प्रोडक्ट है ना, वैल्यू क्रिएशन एक प्रोसेस है कि आपका जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू को बढ़ाना, उसकी वर्थ बढ़ा पाएँ आप। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करें जिसके कारण ये इसकी जो वैल्यू है ना वो बढ़े। मान लीजिए इसके अंदर कुछ और डिज़ाइन ऐड कर दी गई, इसे ट्रांसपेरेंट कर दिया गया। ये एग्जांपल्स हम पिछले लेक्चर्स में भी ले चुके हैं कि इसका फील और बेटर कर दिया, वायरलेस कर दिया, तो फिर इसकी सेल्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और इसके लिए आप ज़्यादा पैसा चार्ज कर पाएंगे। कि मोबाइल तो पहले भी आ रहे थे भाई, आज क्या नया आ रहा है? उन्होंने स्टोरेज बढ़ा दी, उन्होंने उसकी जो टच स्क्रीन है उसको कर्व्ड कर दिया, तो आपने ज़्यादा डिमांड करी। उसके कैमरास बढ़ा दिए, कैमरा के अंदर मेगापिक्सल्स बढ़ा दिए, तो ये क्या हुआ कि फीचर्स में सुधार किया, रीडिज़ाइन करते गए। वैल्यू क्रिएशन कि कुछ ऐसे काम करे अपने बिजनेस प्रोडक्ट पे जिसके कारण उसकी वर्थ जो है, कीमत जो है वो बढ़ती चले जाए, उसे बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। और ये सिर्फ बिजनेस प्रोडक्ट की बात नहीं है। अगर बिजनेस प्रोडक्ट महंगा होगा तो आपकी सेल्स भी अच्छी हो रही होगी। सेल्स अगर अच्छी होती गई तो आपकी जो पूरा बिजनेस है ना उसकी वर्थ बढ़ती चली जाएगी। अगर बेसिक लेवल पे बात करें तो एक कंपनी प्रॉफिटेबल कैसे हो सकती है, वो डिपेंड करेगा द वैल्यू कस्टमर्स प्लेस ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट। कि आपके जो कस्टमर्स हैं ना, जो आपसे माल खरीदते हैं, वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू देने को तैयार है, वो कितना पैसा आपको देने को तैयार है। द प्राइस दैट द कंपनी कैन चार्ज, कंपनी जो प्राइस चार्ज करना चाहती है वो कितनी है, और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग साइड प्रोडक्ट। कुछ नहीं बोल रहा भाई, सेलिंग प्राइस क्या है माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है, वही प्रॉफिट निकल के आएगा। कि प्रॉफिटेबिलिटी वहीं पे डिपेंड करती है कि आपके पास आप कितने में बना पाते हैं, उसे कितने में बेचना चाहते हैं, और सामने वाला कितने में देना चाहता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये में प्रोडक्ट बनाया, तो आप तो चार्ज करना चाहते हैं 150 रुपये, लेकिन सामने वाला कितना देना चाहता है, सिर्फ 120 रुपये, तो फिर आपको 120 में ही बेचना पड़ेगा ना। तो 120 में बेचेंगे 100, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो भी एक कंपनी की होती है, एक इंडस्ट्री के अंदर, वो इसी पे डिपेंड करती है कि कौन कितने में बेच रहा है, कितने में खरीद सकता है, तभी आपको प्रॉफिट पता चलेगा। ये था हमारा वैल्यू क्रिएशन। आज हमने काफ़ी सारे नए टॉपिक्स पढ़े, कल कुछ बचे कुछ टॉपिक्स हैं। मान लीजिए मार्केट है, कंज्यूमर्स हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कल कवर करवाऊंगा, साथ ही क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। हो सकता है कल का लेक्चर बड़ा हो, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज जो भी मैंने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। आप उसे अच्छे से रिवाइज करना, रीडिंग करना, हो सके तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप करना स्टार्ट कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय, ध्यान रखिए।